इमेजिन कीजिए एक हॉस्पिटल का इमरजेंसी वार्ड है और डॉक्टर ना एक बुरी तरह से जख्मी इंसान के पैर को देख रहे हैं और उनके दिमाग में बस एक उल्टी गिनती चल रही है। वो 4 घंटे वाली विंडो। एग्जैक्टली, ठीक 4 घंटे की। मतलब अगर अगले 240 मिनटों के अंदर उस पैर में खून का प्रवाह वापस शुरू नहीं हुआ तो पैर काटना ही पड़ता। बिल्कुल, हमेशा के लिए पैर काटने के अलावा कोई दूसरा विकल्प था ही नहीं। बहुत ही खौफनाक स्थिति थी वो। हाँ, तो आज की हमारी इस गहन चर्चा यानी इस डीप डाइव के लिए हमारे पास जो स्रोतों का स्टैक है ना, जिसमें काफी कुछ है। हाँ, जिसमें सर्जरी की मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, खेल के आंकड़े हैं, विकिपीडिया की जानकारी है और कुछ ताजा न्यूज आर्टिकल्स भी हैं। और ये सब उसी इंसान की कहानी बयां कर रहे हैं। आज का हमारा विषय है भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत। क्या बात है। और आज का जो हमारा मिशन है वो ये समझना है कि कैसे एक इंसान इस मौत के मुंह से या कहें उस 4 घंटे के खौफनाक काउंटडाउन से वापस लौटता है। बिल्कुल। कैसे वो खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से फिर से तैयार करता है और इतिहास के सबसे महान खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल होने की राह पर चल पड़ता है। ये बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी है। एकदम। तो आइए इसे अनपैक करते हैं और बिना किसी औपचारिकता के सीधे इस रोमांचक सफर में उतरते हैं। बिल्कुल। तो इस कहानी की शुरुआत ना उस 30 दिसंबर 2022 की रात से होती है। वो सर्दरात जब वो हादसा हुआ। हाँ, जब हम सर्जन डॉक्टर दिनशॉ पारदीवाला की मेडिकल रिपोर्ट्स को देखते हैं तो पता चलता है कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था। वो शरीर के हर हिस्से के चरमराने की घटना थी। मतलब कार डिवाइडर से टकराई और उसमें आग लग गई थी। हाँ, लिटरली। और पंत की गर्दन के पिछले हिस्से से लेकर घुटनों तक की जो त्वचा थी वो पूरी तरह छिल चुकी थी। लेकिन जो सबसे गंभीर चोट थी ना वो दाहिने घुटने में थी। और वो घुटने की चोट कोई आम स्पोर्ट्स इंजरी नहीं थी। बिल्कुल नहीं। मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक घुटने के सारे मुख्य लिगामेंट्स टूट चुके थे। अगर हम इसे एक एनालॉजी से समझें, हाँ बताइए। तो ये ऐसा था जैसे किसी सस्पेंशन ब्रिज के ना सारे मुख्य सपोर्ट केबल्स एक साथ टूट गए हों। ओहो। और पूरा का पूरा पुल बस हवा में झूल रहा हो। ये एनालॉजी स्थिति की गंभीरता को बिल्कुल सही तरह से दर्शाती है ना? क्योंकि देखिए, जब घुटने का ऐसा भयंकर डिसलोकेशन होता है ना, तो सबसे बड़ा खतरा हड्डियों का नहीं होता। अच्छा, तो किसका होता है? वो होता है खून की नसों का। हाई वेलोसिटी इम्पैक्ट की वजह से अक्सर वो नसें फट जाती हैं जो पैर के निचले हिस्से तक खून पहुंचाती हैं। अरे बाप रे। और यहीं पर वो 4 घंटे वाली बात आती है जो आपने शुरू में बताई। डॉक्टर पारदीवाला की रिपोर्ट एकदम स्पष्ट करती है कि इतने भीषण झटके के बावजूद खून की नसों का या कहें ब्लड सप्लाई का सुरक्षित रहना वो मेडिकल साइंस के लिहाज से किसी बहुत बड़े चमत्कार से कम नहीं था। मतलब लिटरली एक मिरेकल। हाँ, अगर वो नसें डैमेज हो जाती तो पैर काटना ही पड़ता। और इस चमत्कार को मुमकिन बनाने में वो 2 लोग, बिल्कुल, बस कंडक्टर परमजीत सिंह और ड्राइवर सुशील मान की भूमिका सबसे अहम थी, जिन्होंने आग की लपटों के बीच से उन्हें समय रहते बाहर खींच लिया था। एग्जैक्टली। और पता है, डॉक्टर पारदीवाला ने इस पूरे रिकवरी को 3 अलग अलग चमत्कारों के रूप में देखा है। अच्छा, 3 कौन से? पहला तो उस आग के गोले में तब्दील हुई कार से जिंदा बाहर आना। हाँ, वो तो है। दूसरा चमत्कार था पैरों का सलामत रहना, कटने से बच जाना। हाँ, और तीसरा चमत्कार था वो 635 दिनों का रिहैब, जिसके बाद वो वापस उसी विस्फोटक अंदाज में प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने लगे। मैं इस तीसरे चमत्कार पे थोड़ी बात करना चाहता हूँ। बिल्कुल। मैं इस स्थिति की तुलना ना एक हाई परफॉर्मेंस रेसिंग कार से करूंगा। दिलचस्प है। कैसे? मतलब ये ऐसा है जैसे किसी रेसिंग कार का इंजन पूरी तरह से जल गया हो, एकदम राख हो गया हो, और उसे कबाड़ से निकालकर फिर से ऐसा बनाया जाए कि वो फॉर्मूला 1 रेस जीत ले। वाओ, ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है। क्योंकि लोग सोचते हैं कि रिहैब का मतलब बस जिम जाना और थोड़ी स्ट्रेचिंग करना है। हाँ, ज्यादातर लोग यही मानते हैं। लेकिन जब आपके घुटने में कोई लिगामेंट बचा ही ना हो तो शरीर को बिल्कुल शून्य से शुरुआत करनी पड़ती है। लिटरली 0 से। हाँ, सर्जरी के हफ्तों बाद तक वो अपने हाथों से ब्रश तक नहीं कर पाते थे। हे भगवान। और उनके पैर की मांसपेशियां पूरी तरह सिकुड़ चुकी थी, जिसे मेडिकल भाषा में शायद एट्रोफी कहते हैं। बिल्कुल। उन्हें दोबारा चलना सीखने के लिए पानी के अंदर हाइड्रोथेरेपी का सहारा लेना पड़ा। घुटना वजन नहीं उठा सकता था। एग्जैक्टली। दर्द को बर्दाश्त करने की उनकी मानसिक क्षमता
और शरीर की मसल मेमोरी को पूरी तरह से रीसेट करना, ये सब आज खेल विज्ञान में एक केस स्टडी है। ये सब सुनकर ना एक बात साफ हो जाती है जी। ये चमत्कारिक बचाव सिर्फ एक शारीरिक जीत नहीं थी, तो और क्या था? ने उनके जीवन को देखने का नजरिया भी पूरी तरह बदल दिया। मतलब एक मौत को इतने करीब से देखने का जो अनुभव होता है ना, वो इंसान को बदल देता है। बिल्कुल, वो दिमाग की वायरिंग ही चेंज कर देता है। और इसका असर सिर्फ मैदान पर नहीं, मैदान के बाहर उनके फैसलों में भी साफ नजर आ रहा है। आप उस फाउंडेशन की बात कर रहे हैं ना? हाँ, पंत ने अपनी इस दूसरी जिंदगी के प्रति आभार जताने के लिए हाल ही में ऋषभ पंत फाउंडेशन की शुरुआत की है। ये बहुत ही नई शुरुआत है उनके लिए, और रिपोर्ट्स बताती हैं कि पंत ने अपनी पूरी कमर्शियल इनकम का 10% हिस्सा 10%? हाँ, 10% हिस्सा इस फाउंडेशन को दान करने का संकल्प लिया है। और ये कोई छोटी रकम नहीं है। मतलब अगर हम स्पोर्ट्स इकोनॉमी के नजरिए से देखें तो पंत की कुल संपत्ति इस समय लगभग 100 करोड़ रुपए के आसपास है, करीब $12.2 मिलियन। काफी बड़ा अमाउंट है। और इतना ही नहीं, 2025 की आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा कॉन्ट्रैक्ट उनके पास है, एलएसजी के साथ ना? हाँ, लखनऊ सुपर जायंट्स ने उन्हें 27 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। बाप रे। और इसके अलावा एडिडास, जोमेटो और ड्रीम 11 जैसे ब्रांड से वे सालाना करीब 20 से 25 करोड़ रुपए कमाते हैं। तो इसका मतलब है कि हर साल करोड़ों रुपए सीधे फाउंडेशन में जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन देखिए, यहाँ मैं एक चुनौतीपूर्ण सवाल उठाना चाहूंगा। पूछिए। स्पोर्ट्स की दुनिया में ना पीआर यानी पब्लिक रिलेशंस का खेल बहुत बड़ा होता है। वो तो है। अक्सर एथलीट्स अपनी पीआर चमकाने के लिए या इमेज सुधारने के लिए ऐसी चैरिटी करते हैं। आप सही कह रहे हैं। तो क्या हम पक्के तौर पर कह सकते हैं कि मौत को इतने करीब से देखने के बाद ये दान वास्तव में उनकी उस सेकंड लाइफ का मनोवैज्ञानिक परिणाम है या सिर्फ एक पीआर स्टंट? देखिए, इस सवाल का जवाब ना मनोविज्ञान के एक सिद्धांत में छिपा है। कौन सा सिद्धांत? जिसे पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ कहा जाता है। पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ, ओके। हाँ, जब कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु के इतने करीब पहुंचता है ना, तो उसके मूल्यों और प्राथमिकताओं में एक बुनियादी बदलाव आता है। मतलब नजरिया ही बदल जाता है। बिल्कुल। हादसे से पहले की जिंदगी में जो चीजें सबसे अहम लगती थी, जैसे महंगी कारें या पैसा, वो सब बेमानी हो जाता है। एग्जैक्टली। उनका महत्व अचानक कम हो जाता है। आप पंत के हालिया साक्षात्कारों को देखिए। मैंने देखे हैं कुछ। उनके बात करने के तरीके में एक अजीब सा ठहराव है, एक कृतज्ञता है। हाँ, एक कामनेस आ गई है। उन्होंने खुद कहा है कि सांस ले पाना भी अब उन्हें एक वरदान लगता है। वाव। इसलिए इस पूरे बैकग्राउंड और हादसे की गंभीरता को देखते हुए ये दान एक पीआर स्टंट से ज्यादा उस आभार और इंसानियत का प्रतीक लगता है। मतलब वो उस समाज को वापस कुछ देना चाहते हैं जिसने उन्हें दूसरा जीवन दिया। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प ट्रांजिशन है। वो क्या? ये आभार और इंसानियत उनके जीवन का एक नया हिस्सा तो है, लेकिन मैदान पर उनकी भूख पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। अरे हाँ, मैदान पर पहुंचते ही उनकी आक्रामकता, मानो उनके अंदर से फेल होने का सारा डर ही खत्म हो गया हो। एग्जैक्टली। और अगर हमें इतिहास रचने की बात करनी है ना, तो हमारी इस चर्चा को इंग्लैंड के हेडिंगले टेस्ट की ओर मुड़ना होगा। हेडिंगले टेस्ट? क्या ऐतिहासिक वापसी थी वो? उस टेस्ट मैच के आंकड़े सच में हैरान करते हैं। इंग्लैंड की स्विंग होती पिचों पर, जहां बड़े बड़े बल्लेबाज संघर्ष करते हैं, वहां पंत ने उस टेस्ट की दोनों पारियों में शतक जड़े। हाँ। पहली पारी में 134 रन और दूसरी पारी में 118 रन। बिल्कुल। और ऐसा करने वाले वे पहले भारतीय विकेट कीपर बन गए हैं। और दुनिया के केवल दूसरे विकेट कीपर। हाँ, जिम्बाब्वे के एंडी फ्लावर के बाद। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। और भारतीय क्रिकेट की बात करें तो ये शतक जड़ते ही उन्होंने एमएस धोनी के टेस्ट शतकों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। ये बहुत बड़ा डेटा पॉइंट है। बिल्कुल। धोनी ने अपने पूरे टेस्ट करियर में 6 शतक लगाए थे और पंत ने उनसे काफी कम पारियों में ही अपने 7-8 शतक पूरे कर लिए। और यही वजह है कि अब पंत के आंकड़ों की तुलना ना सीधे महान ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर एडम गिलक्रिस्ट के साथ की जाने लगी है। ओहो, गिलक्रिस्ट, वो तो लेजेंड है। बिल्कुल। गिलक्रिस्ट का जो ऐतिहासिक रिकॉर्ड है 17 शतक और 5,570 रन का, पंत के आंकड़े भी 7-8 शतक और 43 से ज्यादा का औसत उसी दिशा में जा रहे हैं। यहाँ पर ना बात बहुत दिलचस्प हो जाती है।
कैसे? अगर हम उम्र का फैक्टर देखें ना, एडम गिलक्रिस्ट ने 28 साल की उम्र में अपना टेस्ट डेब्यू किया था। अच्छा। हाँ, और ऋषभ पंत 28 के होने से पहले ही इतने सारे रिकॉर्ड बना चुके हैं। वो भी तब जब उनके करियर के लगभग 2 साल उस एक्सीडेंट में चले गए। एग्जैक्टली। तो मेरा सवाल ये है कि क्या मौजूदा गति को देखते हुए अगले कुछ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल्स में वे गिलक्रिस्ट को पीछे छोड़ सकते हैं? देखिए, स्ट्राइक रेट और रन बनाने की गति के मामले में पंत पहले ही बहुत आगे है। लेकिन एक जगह जहां पंत को काम करना होगा वो है कंसिस्टेंसी। लेकिन अगर वो फिट रहते हैं तो यकीनन वो रिकॉर्ड टूट सकता है। ये तो हो गई टेस्ट क्रिकेट की बात, सफलता अद्भुत है। लेकिन T20 और IPL में उन्हें एक पूरी तरह से नई रणनीतिक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। रणनीति यानी IPL 2026 की स्ट्रेटजी। LSG ने पंत को IPL में नंबर 3 पर बैटिंग कराने का फैसला किया है। और इसके पीछे बहुत ही सॉलिड डेटा है। आप थोड़ा डेटा पेश करेंगे? हाँ, देखिए, अगर हम 2025 में पंत का प्रदर्शन देखें, जहां वो मुख्य रूप से नंबर 4 पे खेले थे, तो उनका प्रदर्शन काफी खराब रहा था। नंबर 4 पर? हाँ, 14 मैचों में सिर्फ 24 का औसत था उनका। 24 का औसत T20 में काफी कम है। और स्ट्राइक रेट भी केवल 133 का था। ओहो, ये तो पंत के स्टैंडर्ड से बहुत नीचे है। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही हम नंबर 3 के आंकड़े देखते हैं, तस्वीर एकदम बदल जाती है। यहाँ डेटा खूंखार हो जाता है। लिटरली खूंखार। नंबर 3 पर उनकी पिछली 15 पारियों में उनका औसत 46.5 का है। वाओ, सीधे 24 से 46.5। और स्ट्राइक रेट सुनिए, 173 का स्ट्राइक रेट। 173, ये तो गेम चेंजिंग है। और सिर्फ बैटिंग ही नहीं, एक कप्तान के रूप में भी उनकी जीत का प्रतिशत बेहतरीन है। हाँ, मैंने भी वो आंकड़े देखे हैं। 44 मैचों में 23 जीत, यानी 53.48% का विन रेट। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टैटिस्टिक्स है। मैं ना इस रणनीतिक बदलाव की तुलना शतरंज के खेल से करूंगा। शतरंज कैसे? देखिए, शतरंज के खेल में आपका सबसे ताकतवर मोहरा कौन सा होता है? वजीर, यानी क्वीन। बिल्कुल। अब अगर आप अपने वजीर को खेल के अंत तक बचाकर रखेंगे, तो आप उसका पूरा फायदा नहीं उठा पाएंगे। सही बात है। LSG ने यही समझा है। वो अपने वजीर को यानी पंत को शुरुआत में ही बोर्ड के बीचों बीच ला रहे हैं, ताकि सामने वाले पर शुरू से ही दबाव बनाया जा सके। एग्जैक्टली। नंबर 3 पर आकर वो पावर प्ले का फायदा उठा सकते हैं और मैच का रुख पलट सकते हैं। ये एनालॉजी एकदम परफेक्ट है। बैटिंग ऑर्डर में ये बदलाव ना एक और बात दिखाता है। क्या? कि वे अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं, वो डेटा को इग्नोर नहीं कर रहे हैं। हाँ, ईगो बीच में नहीं आ रहा है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात ये है कि ये बात सिर्फ उनकी बैटिंग पर ही नहीं बल्कि उनकी विकेट कीपिंग पर भी लागू होती है। अरे हाँ, विकेट कीपिंग बेसिक्स वाला हिस्सा। हमारे स्रोतों में महान ऑस्ट्रेलियाई विकेट कीपर इयान हीली का एक बहुत ही डीप एनालिसिस है। इयान हीली ने पंत की विकेट कीपिंग का विश्लेषण किया है ना? हाँ, और तकनीकी विश्लेषण के बाद हीली ने कहा है कि पंत अभी भी एक वर्क इन प्रोग्रेस है। मतलब सीखने की प्रक्रिया में है। बिल्कुल। हीली ने पॉइंट आउट किया है कि पंत से जो कैच छूटते हैं ना, उसका मुख्य कारण उनका शुरुआती गलत मूवमेंट है। शुरुआती गलत मूवमेंट, ये इनिशियल रॉन्ग मूवमेंट क्या होता है? देखिए, होता क्या है कि जब स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे होते हैं तो गेंद आने से ठीक पहले पंत अक्सर गलत दिशा में हल्का सा अपना वजन शिफ्ट कर लेते हैं। अच्छा। और जब गेंद दूसरी तरफ जाती है तो उन्हें अपने ही मोमेंटम के खिलाफ डाइव लगानी पड़ती है, जिससे फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड की देरी हो जाती है। एग्जैक्टली। तो हीली की सलाह ये है कि विकेट कीपर को या तो बिल्कुल स्थिर रहना चाहिए या फिर गेंद आने से बहुत पहले अपना ट्रिगर मूवमेंट शुरू कर देना चाहिए। तो इसका क्या मतलब है? मतलब मैं यहाँ थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल, बताइए। देखिए, जब एक खिलाड़ी 27 करोड़ रुपए में बिक रहा है, वो वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुका है, दुनिया भर में उसके नाम का डंका बज रहा है। सही बात है। तो उसे बेसिक्स पर वापस जाके इन छोटे छोटे तकनीकी बदलावों की परवाह क्यों करनी चाहिए? वो तो कह सकते हैं ना कि मेरा तरीका काम कर रहा है। लेकिन पता है, यही वो चीज है जो एक अच्छे खिलाड़ी और एक लेजेंड के बीच का फर्क तय करती है। मतलब ये सीखने की भूख। बिल्कुल। दुनिया के शीर्ष पर पहुंचने के बाद भी ये मानना कि अभी और सुधार की गुंजाइश है, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। इटर्नल लर्नर बने रहना। इटर्नल लर्नर, ये बहुत पावरफुल शब्द है कि आप कभी भी सीखना बंद नहीं करते। एग्जैक्टली। और अपनी कमियों पर काम करना ही उन्हें महान बनाता है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है हमने सारे अहम पहलुओं को कवर कर लिया है। अगर हम इस चर्चा के मुख्य बिंदुओं को समेटें, तो ये कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये जीवन का सबक है। हाँ। सुनने वालों के लिए ये एक बहुत बड़ी सीख है कि कैसे रेजिलियंस यानी लचीलापन इंसान को बचा सकता है, और कैसे डेटा के आधार पर खुद को बदलना जरूरी है। और सबसे अहम,
लगातार नई चीजें सीखना और बेसिक्स पर काम करना इंसान को वापस शिखर पर ले जा सकता है। ये जर्नी सच में सबको इंस्पायर करती है। बिल्कुल। और इसी के साथ हम आज की इस गहन चर्चा के अंत पर आ गए हैं, लेकिन जाने से पहले मैं हमारे सुनने वालों के लिए एक गहरा सवाल छोड़ना चाहता हूँ, एक ऐसा विचार जो शायद उन्हें सोचने पर मजबूर कर दे। बिल्कुल, बताइए। देखिए, हम अक्सर अपने जीवन के बुरे वक्त या हादसों को ना एक रुकावट मानते हैं। हाँ, एक फुल स्टॉप की तरह। एग्जैक्टली। लेकिन पंत की कहानी देखकर ये सवाल उठता है कि अगर एक मौत को छूकर गुजरने वाला हादसा किसी इंसान के अंदर इतनी महानता, इतनी परोपकार की भावना और इतना फोकस पैदा कर सकता है, तो क्या हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के संघर्ष और असफलताएं भी हमारे भीतर छिपी किसी महान क्षमता को बाहर लाने का एक रीसेट बटन साबित हो सकती हैं? वाओ, रीसेट बटन। हाँ, बस इसी विचार के साथ आपको छोड़ रहे हैं। सोचने के लिए बहुत कुछ है।